बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, और अगर वाकिफ नहीं है तो हम आपको वाकिफ करने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले आपको अच्छा सा दिन विश करते हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, जो आपके प्लान्स है उसके मुताबिक हो, और जो आपके लिए बेहतर नहीं है वो ना हो, अगरचे कि आप सोच रहे हो कि आपके लिए बेहतर है, चूंकि जो अल्लाह की ज़ात है वो सबसे बेहतर समझती है कि आपके लिए अच्छा क्या है समटाइम्स। आगे बढ़ते हैं जी। हम सबसे पहले अगर आपको बताएं तो बिजली गिराने वाली खबरें आज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। एक वन लाइनर देता चलता हूँ। रात को बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग चुके हैं आपके ऊपर। जब आप सो के उठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस के नीचे हैं। अब वो क्या और कितने, इस पे हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम एक अच्छी या थ्रिलिंग न्यूज़ आपको देते हैं। ये कहना है आपकी जिंदगी बदल गई, आपके जज्बात बदल गए, आपकी जेब बदल गई है। अब आपको बताएंगे हम कैसे। आई मीन गल बद गई है, हकीकी तौर पे बद गई है। खैर, इससे पहले कि आगे बढ़े, कल बहुत ही थ्रिलिंग, वंस अगेन अ नेल बाइटर। कल हमने देखा इमाद वसीम और शोएब मलिक दोनों पुराने हमारे प्लेयर्स ज़बरदस्त तरीके से खेले जी, और ज़बरदस्त तरीके से प्रूव किया कि एक जो सीनियर प्लेयर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल सकता है। और कल दोनों प्लेयर्स शोएब मलिक साहब और इमाद वसीम साहब ने बहुत ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा किया। मैच वो नहीं जिता सके, दिल बहुत हद तक जीते, लेकिन सिर्फ कराची वालों के, बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग ज़ल्मी। जी जनाब, उनकी मेहनत पे पानी फिर गया। ज़ल्मी ने जीत का खाता खोल दिया। कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिर्फ 2 रन से शिकस्त हुई। नाजरीन, पहले मैच में लाहौर कलंदर्स की जो जीत थी वो 1 रन से मुल्तान थी, मुल्तान के खिलाफ, और अब पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच में 2 रन। आप ये कह रही हैं कि अगले मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 रन से जीतेगा? अच्छा, चले आप जिता अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। क्वेटा फैंस या इस्लामाबाद फैंस, हम इस दफा ज़ल्मी को सपोर्ट करें। जाती तौर पे मैं बात करूं, चैनल की बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो मैच बहुत ही जबरदस्त हुआ, और 200 रन का हदफ था, जो कि बहुत ज्यादा था। आई मीन 10 रन पर ओवर की औसत से रन बनाना थे, और उस पे भी तकरीबन 22 रन पे आई बिलीव 4 विकेटें गिर गई थी। 2 रन का ताकुफ था, 200 रन का ताकुफ था। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां शोएब मलिक और इमाद वसीम ने की, और जबरदस्त इनिंग खेली। 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स इमाद वसीम ने खेली। शोएब मलिक ने 52 रन बनाए। ज़ल्मी ने पहले खेला, पहले खेलते हुए बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाया। क्या इमरान ताहिर, क्या मोहम्मद आमिर, क्या इमाद, मतलब ऐसा मारा कैडमोर ने कि हम आपको बता नहीं सकते भाई। उनकी 50 गेंदों पर 92 रन की इनिंग्स थी, और बहुत कमाल थी। और सबसे बेहतरीन शॉट भला कौन सी थी? जो उन्होंने पहले आते ही खेली, सबसे पहली उनकी शॉट थी। उस पे उन्होंने अपने इरादे बता दिए थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, और लिटरली बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ को खराब करके रख दिया। बिल्कुल, ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का भी बल्ला खूब चला। 46 गेंदों पर 68 रन बनाए। और आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से होगा। मुल्तान के स्टेडियम में मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा जी। और कल एक और हाईलाइट, शोएब मलिक साहब। मतलब अभी तक आप सोच सकते हैं कि शोएब मलिक की इतनी फिटनेस है। वैसे कल की सबसे बड़ी खबर तो मोहम्मद आमिर की वापसी थी ना, मतलब जितने वो आए थे, और जिस तरह के वो स्टाइल मार रहे थे आके, 130-35 के ऊपर बॉल नहीं निकाल पा रहे थे, और उसके बावजूद उनकी जो जोर लगाने की आवाज थी वो पूरे कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद तक जा रही थी। और आमिर उस रिदम में आ नहीं पा रहे थे। और कल फिर देखा भी आपने, मैच से पहले ने बड़ी बातें कर दी थी, तो वो लग रहा था कि वो बड़ी बातें, सारा जोर पहले लगा दिया था। वो बड़ी बातें कि बाबर को मैं ऐसे आउट कर दूंगा। बाबर ने भी खूब धुलाई की उनकी, और बाबर इज बीन क्लासिक जी। बहुत ही जबरदस्त उनकी इनिंग रही, और जिस तरीके से बाबर के खेले, कैप्टन इनिंग्स थी, लेकर चले टीम को। क्योंकि ज़ल्मी को भी शुरू में 2 विकेट उनकी अर्ली गिर गई थी, अगर आपको याद हो, साइम और हारिस की, लेकिन उसके बाद जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप बिल्ड हुई। और फिर जब कैटमोर से पूछा गया व्हाट अबाउट दीस 92 रन, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की विकेट थी, यहाँ पे 400 रन बनना ही बनना है। तो वो 400 रन बने जी। कल हमने देखा जबरदस्त मैच था। आई थिंक इन डिटेल्स हम इस पे एक सेशन करेंगे आगे जाके, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त अर्मिला हसन, आप कोई और शौक देना चाहें तो दे लें। मेरे पास शौक नहीं है, मैं शौक नहीं अभी फिलहाल चाहती, लेकिन IMF मुआहदे के हवाले से कि ना सिर्फ अवाम के लिए बल्कि हुकूमत के लिए भी वबाले जान बन गया है। IMF जो प्रोग्राम की बहाली है, उससे पहले महंगाई के जो तूफान आ रहे हैं, इसी हवाले से आज हम बात करें आज की बड़ी खबर में। महंगाई का तूफान शुरू हो गया है। हुकूमत ने बिजली के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। अब हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो उसकी बहाली, मैं ऐसे सोच रहा था जैसे PTI जेल भरो शुरू कर रही है। हुकूमत कोई जेब भरो तहरीक क्यों शुरू, अपनी हमारी जेब है, कुछ ऐसा क्यों शुरू नहीं करती? आवाम की जेबें भरे ना इससे, आवाम की आपको लगता है खाली होती है। अब हुकूमत ने जी IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने हैं।
जो कि लगा दिए हैं, रात को लगा दिए ना, रात मतलब को अभी ये तो लगे हैं कह ना, रहे हम बता रहे हैं। इनको भी यकीन ही नहीं आ रहा कि लगे भाई, ये लग गए हैं रात जो को। बड़ा चैलेंज बन गया हुकूमत जो मालियाती ऑर्डिनेंस है उसके जरिए फौरी टैक्सेस का निफाज चाहती है। गुज़िश्ता रोज भी वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की और IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक पेशरफ पे ब्रीफिंग दी और मालियाती ऑर्डिनेंस के हवाले से उन्हें बताया, मगर सदर साहब ने बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ लगाया है और इसे जारी करने से इनकार कर दिया है। सदर साहब का जी मौक़िफ़ है कि अहम मौजू पर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेना ज्यादा मुनासिब है, कौमी असम्बली का इजलास फौरी तौर पर बुलाया। ये वही सदर साहब है जिन्होंने PTI के दौर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर्स किए हैं। तब होते ही ऑर्डिनेंस थे, पार्लियामेंट तो हमें नजर ही नहीं आती थी। अब सदर साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वाह, अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जी। ये भी ठीक है। GST में 1% इजाफा हुआ है। मैं आपको एक्सप्रेस रोजनामा की खबर पढ़ के सुना देता हूँ, चूंकि ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यही है जो हमने आप तक पहुंचानी है। सदर ने इससे इनकार किया, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब किए गए हैं, मुश्तरका इजलास हैं, मुश्तरका इजलास है, इसमें भी इस पर बात की जाएगी। इस GST में 1% इजाफे के बाद जो तमाम अशिया ज़रूरियाँ हैं, जनरल सेल्स टैक्स, वो सभी की सभी महंगी हो गई हैं। आई मीन आप जेन्युइनली आपको जो प्राइस ऊपर लिखी होती है प्रोडक्ट की, वो आपको महंगी नजर आएगी, बिकॉज इसके बाद महंगाई बढ़ जानी है। सिगरेट के हवाले से सिर्फ अगर आपको बताएं तो 153% उनको महंगा कर दिया गया है। 153%, यानी कि जो 10 रुपए के सिगरेट हैं वो 25 रुपए के हो गए हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हुए जी, सेल्स टैक्स जो पहले 17% था 18% हो गया है। ब्रांड्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, उनके ऊपर इतलाक होगा इस सारी चीज़ का। सो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, वंस अगेन एक इन्फ्लेशन का तूफान आने वाला है। जो पहले रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 35% के ऊपर, अब उसमें एक तूफान आने वाला है। दूसरी जानिब सदर के एतराज़ हुकूमती सफ़ों में शदीद परेशानी का पेशखेमा साबित हो रहे थे। जो सदर ने एतराज़ किया, जो फेडरल कैबिनेट थी उसमें यह फैसला किया गया कि जो मिनी बजट है एक ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं लाया जाएगा, फाइनेंस बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। आज इस हवाले से इजलास भी हैं, इसकी हम तफसील भी जान लेते हैं। पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब जो आलमी रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी की जो डिफ़ॉल्ट रेटिंग है उसको जारी कर दिया है। पाकिस्तान की रेटिंग मजीद घटकर CCC कर दी गई है और इस तरजली की वजह से जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ख़तरनाक हद तक उनमें कमी बताई जाती है। और फाइनेंस बिल से मुताल्लिक क्या कार्रवाई होगी, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, इस हवाले से आपको हम बात कर लेते हैं। साकिब हमारे साथ मौजूद है। साकिब, थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है, वो बुलाए जाने की इतलात हैं। मजीद क्या डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी इमरान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम बात साकिब, आपकी माइक को आप थोड़ा करीब कर लीजिएगा, आपकी ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, डिस्टॉर्शन आ रही है, तो अगर वो सॉर्ट हो जाए दोबारा बोलिएगा प्लीज। थैंक यू। नहीं साकिब, ऑडियो नहीं आ रही है, प्लीज। जी दोबारा रीलिंक करें जी साहब से, ताकि हम बात यहीं से दोबारा। साकिब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इनके कब थे पार्लियामेंट हाउस में नजर आ रहा था, सो हम ये अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं कि 17 से GST 18 होने की वजह से, 18% होने की वजह से हर वो चीज़ जो आपने अशिया ज़रूरिया में से या आम तौर पर ख़रीदनी है उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। और आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना है। कैबिनेट ने बहरहाल इसकी मंजूरी दी है और सदर ने इस ऑर्डिनेंस के ऊपर सिग्नेचर करने से इनकार किया है। इस वक्त साकिब हमारे साथ मौजूद है। साकिब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी आज कौमी समथिंग रॉन्ग विद द कनेक्शन। साकिब, आपकी आवाज आई और फिर चली गई। आप सुन सकते हैं हमें? साकिब प्लीज अपनी माइक वायर है उसको शॉर्ट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से वो माइक का जो प्लग है वो सही से नहीं अटैच। लेकिन साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। आज पार्लियामेंट और कौमी असम्बली का इजलास इसे 1 घंटे के वक्फे से बुलाया गया है। इस इतलात के हवाले से साकिब बताएंगे। और जो इमरान बता रहे हैं जी, टैक्सेस अगर रातों रात बढ़ गए हैं, सब कुछ बदल गया है, तो आप तैयार रहें कि अब आपके नहीं तैयार क्या हो जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत अगर ये एक टैक्सेस का तूफान अवाम पे ला रही है तो कुछ ना कुछ उनको सब्सिडाइज भी करे। जैसे लोगों की तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा कर दिया जाए। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मद में ना भी करे तो बेसिक कमोडिटीज़ की जो प्राइस है 10 से 12 कमोडिटीज़ जो हैं उनको सब्सिडाइज कर दिया जाए, उनके ऊपर सब्सिडी दी जाए। साकिब से दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ साकिब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैंने जो अभी केबल है वो चेंज कर दी है। ठीक है, आप बोलिएगा। श्योर साकिब, ये लाइव का हुस्न है। आप प्लीज बोलिए और हमें बताइए क्या तफसीलात हैं इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, आज 3:30 बजे पहले कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसके बाद 4:30 बजे
जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। 170 अरब रुपए के जो है वो नए टैक्सेस लगाए गए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार जो हैं वो फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 जो हैं वो आज पार्लियामेंट के जो दोनों ईवान हैं वहाँ पर पेश करेंगे और दोनों जो ईवान हैं वो फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी देंगे। अगर मैं इसको आपको जो इसकी एक्चुअल स्टोरी है वो ये बताऊं तो ये स्टोरी तब खुली जब कल वजीर खजाना इसहाक डार जो है वो ईवान सदर गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से। असल में ये कहानी इस तरह थी कि जो हुकूमत थी वो ऑर्डिनेंस जो थी वो पहले से ही सदर मुमलिकत को भिजवा चुकी थी और हुकूमत का ये ख्याल था कि सदर मुमलिकत इस जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर कर देंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत है उनमें एक जो जंग जो है सियासी जंग जो है वो भी चल रही है और आरिफ अलवी जो हैं सदर मुमलिकत उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। फिर इसहाक डार साहब को ईवान सदर जो है वो स्पेशल जाना पड़ा कि जी आप इसके ऊपर दस्तखत कर दें, लेकिन सदर मुमलिकत ने साफ जो है वो उसके ऊपर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कोई भी सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी नहीं करूँगा। अगर आप जो इसको नाफिज करना चाहते हैं जो नए टैक्सीज हैं तो आप जो है वो बेहतर है कि ठीक है। साकिब मुख्तसरन हमें ये बता दीजिएगा कि ये इजलास कितने बजे मुतवक्के है आज? जी पहले आज कौमी असम्बली का इजलास होगा 3:30 बजे और उसके बाद जो है वो 4:30 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो बुलाया गया है। 7 नुकाती एजेंडा भी कौमी असम्बली के इजलास का जारी कर दिया गया है। राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास की पहले सदारत करेंगे और जो वजीर खजाना है इसहाक डार वो फिनांस सप्लीमेंट्री बिल जो है वो पेश करेंगे। अपोजिशन जो है वो भी उसका भी जो एहतजाज है वो मुतवक्के है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जिनके ताल्लुक जमात इस्लामी से है। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे साकिब, बहुत शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। हमारे नुमाइंदे साकिब विर्क हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में आज 3:30 बजे कौमी असम्बली फिर सेनेट का इजलास होगा और उससे इस मिनी बजट बिल को मंजूर करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमें सीनियर साफी और तजियाकार शहबाज राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इसी हवाले से बात। बिल्कुल शहबाज, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। शहबाज, ये जो मिनी बजट मौशी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी तक IMF की हुकूमत जो है IMF की एक के बाद एक शर्त मान रही है, लेकिन जो स्टाफ लेवल के मुआहदे हैं वो अभी तक तातुल का शिकार है। डिले की वजह क्या है, क्या रुकावट है, कौन सी ऐसी शराइत हैं जिस पर अभी तक हुकूमत अपने स्टैंड पे कायम है और IMF के हवाले से इसमें थोड़ा चैलेंज आ रहा है कि मजीद मामला आगे नहीं बढ़े स्टाफ लेवल वाले मुआहदे के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत किसी भी शर्त के ऊपर उस तरीके से तो अब जिद नहीं कर रही, क्योंकि जो IMF है उसने अपनी हतमी जो पोजीशन है वो पाकिस्तान को दे दी है। वो पोजीशन पाकिस्तान के साथ उन्होंने शेयर कर दी थी जुमे की सुबह को, उसके बाद वो बल्कि उससे पहले ही वो चले गए थे वापस। तो अब जितने भी शराइत हैं उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जब अमल मुकम्मल तौर पर कर लेगी उसके बाद ही स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो होगा। वो कभी भी हो सकता है, वो आज भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। अभी तक तो हमने 2 शर्तें बड़ी मानी है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया, गैस की कीमतों में इजाफा किया। अब जो नए टैक्सेस लग रहे हैं वो बात भी आपके सामने आ गई है कि टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो जब वो बाकायदा इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, इवन के बिजली और गैस की कीमतों में भी जो अभी इजाफा है उसकी मंजूरी वफाकी काबीना से हुई है। तो अभी ऑगरा ने और नेपरा ने जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं बिजली और गैस की, उन्होंने अपने अपने इसकी जो हेयरिंग्स करनी है, इसकी नोटिफिकेशन इशू करने है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरीके से जो अब IMF का एक और आपसे मुतालबा है कि शरह सूद में भी इजाफा होना है। वो कब करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कब वो मीटिंग कॉल करती है, वो भी एक इशू है। फिर जो एक और बहुत बड़ी चीज़ आउटस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान को जो कर्जे चाहिए दूसरे ममालिक से, चीन से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, उसके हवाले से IMF के कुछ डाउट्स थे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक फर्म अश्योरेंसेस इन ममालिक से चाहिए। तो उसके बाद जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ IMF के $1.1 अरब से पाकिस्तान का मसला हल नहीं होता, उसके साथ पाकिस्तान को और नए कर्जे चाहिए इन तमाम ममालिक से, उसके साथ वर्ल्ड बैंक से। तो ये तमाम ममालिक और ये जो इदारे हैं जब वो अपने जो उन्होंने चीज़ें इंडिकेट की हुई पाकिस्तान को कर्जे देना, वो जब वो मुकम्मल कर लेंगे तो तब ही 30 जून 2023 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो प्लान है वो मुकम्मल होगा। इसमें से कोई एक भी जो कंट्री से या इदारे से अगर मटेरियलाइज नहीं होता पैसा तो वो फिर एक गैप आ जाएगा। तो जब अगर प्रोग्राम रिवाइव हो गया, उसके बावजूद गैप आ गया और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर गया, तो पाकिस्तान के साथ तो जो मसला होना सो होना है।
IMF की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी एक बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा कि एक प्रोग्राम एक्टिव IMF, एक कंट्री जो है वो एक्टिव IMF प्रोग्राम के अंदर है, उसके बावजूद वो डिफॉल्ट करेगी। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें IMF के सामने क्लियर नहीं हो जाती, उसके ऊपर वो अपनी जो पोजीशन है वो हुकूमत पाकिस्तान वाज़ेह नहीं कर देती और इन चीज़ों पे अमल दरामद इन शराइत पे नहीं कर देती, तब तक ये स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है उसमें ताखीर हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा शहबाज राना, अगर ये मुआहदा बहाल हो जाता है तो जो हमारी मईशत है जो इस वक्त काफी क्रंच की सिचुएशन में है, उसको कितना सहारा मिलेगा और क्या ये सहारा आर्जी होगा या लॉन्ग टर्म होगा? देखिए, IMF के मुआहदे का पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी से उस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। जितना भी इस वक्त काम हो रहा है वो एक पैच वर्क हो रहा है कि कुछ आप दिवालिया ना हो, ये आप कह सकते हैं कि बेहतरी अगर आप ये है कि पाकिस्तान दिवालिया ना हो तो ठीक है। बेहतरी वो होती है कि आप एक पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं, वहाँ से आप ग्रो करते हैं, GDP ग्रोथ रेट आपका बढ़ता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, पाकिस्तान की बरामदात बढ़ना शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम होना शुरू हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको आप बेहतरी के इंडिकेटर्स कह सकते हैं। अभी इस वक्त IMF जो काम कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि जो इतने सीरियस प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की इकॉनमी को सामने आ गए हैं, हुकूमत की अपनी नाहिली की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज की वजह से, ये जो इशू सामने आ चुके हैं, इनको किसी तरीके से शॉर्ट टर्म में एड्रेस किया जाए ताकि पाकिस्तान दिवालिया ना हो। तो जब ये एक चीज़ क्लैरिटी इनको आ जाएगी कि ठीक है अभी दिवालिया होने से ये बच गए हैं, उस बचने के बाद फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान भी पाकिस्तान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगला साल, 1.5 साल, 2 साल, आप कोई भी टाइम ले लें, वो एक मुश्किल पीरियड होगा। फिलहाल तो हम इस वक्त इस सवाल को फेस करें कि दिवालिया होने से कैसे बचें। राना साहब, ये जो पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन कह सकता हूँ आई बिलीव, ये जो हमारी बातचीत चल रही है हमारे दोस्त मुल्कों के साथ, आपके ख्याल में अगर ये रीइंस्टेट हम कर पाते हैं ये मुआहदा, तो मजीद कितनी हमें हेल्प मिल सकती है? कोई एग्जैक्ट फिगर्स हैं आपके पास? क्या कमिटमेंट्स हैं ममालिक की? देखिए, IMF का जो मुआहदा है उसका डायरेक्ट लिंक है जो दूसरे ममालिक है उनके कर्जों के साथ। इमदाद उस तरीके से आपको ग्रांट तो नहीं मिलेगी, कर्जे ही मिलेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के गैर मुल्की मुबादला के ज़खायर में तकरीबन $3 अरब के आसपास हैं। तो $3 अरब का तो आपका जो आपकी मंथली इंपोर्ट नहीं है, मंथली इंपोर्ट आपकी $5 अरब से ज्यादा की है। तो एक तरफ तो आपका इंपोर्ट बिल मंथली, उसके लिए ये पैसे नाकाफी हैं। फिर आपने गैर मुल्की कर्जे वापस करनी है कुछ $7 अरब के अगले 4, 4.5, 5 माह में, वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। तो दोस्त ममालिक कह लें उनको, बैरूनी आप ममालिक कह लें, कुछ भी नाम दे लें, जब तक उनकी तरफ से इजाफी कर्जे पाकिस्तान को नहीं दिए जाएंगे, पाकिस्तान जून क्रॉस नहीं करता। तो इसलिए उनकी जो एड है, उनकी जो सपोर्ट है, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि IMF का प्रोग्राम है। अब सवाल ये है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले होगा या उन ममालिक से पैसे पहले आएंगे। मेरा ख्याल दोनों जो फॉरेन नेशंस हैं वो IMF के ऊपर रिलाई कर रही हैं और IMF उन ममालिक के ऊपर रिलाई कर रहा है। तो लेट्स सी कि कौन सी चीज़ होती है। मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें शायद साइमल्टेनियसली इस तरीके से हो जाएं कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये IMF को एश्योरेंसेस दे दें कि ठीक है हम पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान को इतना कर्जा देंगे, उस लिहाज से फिर IMF अपना प्लान चेकआउट करेगा और फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो फिर शायद वो जो कर्जे हैं उन्होंने देने हैं वो मटीरियलाइज हो जाएंगे। सही, ठीक हो गया। अच्छा शहबाज, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने मिनी बजट के तहत जो 170 से 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं, और ये टैक्स किन शोबों में लगाए गए हैं और इससे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मईशत पे? इस पे इसका जिस किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इसका इकोनॉमी के ऊपर तो नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम रिग्रेसिव टैक्सेशन मेजर्स हैं, ये कोई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होने जा रही। सेल्स टैक्स के रेट में जब इजाफा होता है तो वो हर तरह की अशिया को वो हिट करता है। वो आपकी जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी 17% GST लगा हुआ है उसके ऊपर जब 1% और GST लगेगा तो उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। तो ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं। इसी तरह हुकूमत कुछ आपके वो ऊपर लगाना चाह रही है टैक्सेस, कैश विड्रॉल्स के ऊपर अगेन रिग्रेसिव मेजर है। इसी तरीके से आपकी जो बेवरेजेस हैं, जो मशरूबात हैं, जूसेस हैं, इनके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट्स बढ़ाने की बात हो रही है। वो इन अ वे उसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट हो सकती है जी कि हेल्थ के लिए वो ठीक है, इसलिए टैक्सेशन होनी चाहिए, बट वो एक रिग्रेसिव टैक्सेशन तो है, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो नहीं है। इसी तरह सिगरेट्स के ऊपर जो है वो टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है मजीद। आप कह सकते हैं कि वो सिगरेट्स को, आप स्मोकिंग को डिस्करेज करना है तो उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाएं, पर जो बॉटम लाइन है यहाँ पे आपकी हेल्थ नहीं है। यहाँ पे मकसद जो है इन तमाम टैक्सेस का, मकसद है इन तमाम टैक्सेस का कि नए महसूलात इकट्ठे करना। तो डेफिनेटली ये तमाम इन्फ्लेशनरी चीज़ें हैं जिसका इकॉनमी के ऊपर कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता।
अच्छा, इसके बारे में मुसलसल बात भी हो रही है। गैस की कीमतों में जो इजाफा है इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और इसमें 124% इजाफा करने का फैसला है। सो इसका स्लैब क्या होगा, क्या इंफॉर्मेशन है, और दूसरा ये कि इससे आम आदमी कितना मुतासिर होगा? साहब देखिए, ये तमाम जो आपकी सार्फिन है, सिवाय जो बहुत कम जिनका गैस का इस्तेमाल है, उसके अलावा तमाम सार्फिन के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। जो मिनिमम इंक्रीज आ रहा है वो 8.5% आ रहा है, तो 8.5% से लेकर कोई 113% तक डोमेस्टिक आपके घरेलू सार्फिन है उनके लिए इजाफा किया गया है अगेंस्ट 6 स्लैब्स। 6 स्लैब्स हैं उसके मुख्तलिफ उनकी कंजम्पशन के लेवल के ऊपर। इसके साथ ही जो आपके फर्टिलाइजर बनाने वाले कारखाने हैं उनके लिए गैस महंगी कर दी गई है, पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी गई है, सीमेंट वाली फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी कर दी गई है, एक्सपोर्टर्स के लिए गैस महंगी कर दी गई है, जो जनरल इंडस्ट्री है उनके लिए गैस महंगी कर दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें वो है, शोबे वो हैं जहाँ पे अगर गैस की कीमत में इजाफा होगा तो डेफिनेटली जो भी अशिया प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे जो डोमेस्टिक सार्फिन के लिए डायरेक्ट इंक्रीज है उससे तो वो इफेक्ट होंगे ही होंगे। जो अशिया भी वो खरीदेंगे, जो आपके कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो एक फार्मर है वो खाद खरीद रहा है, तो चूंकि गैस महंगी हो गई है तो कम से कम कुछ शायद 350 से कुछ 400 रुपए फी बोरी आपकी यूरिया की खाद है वो महंगी हो जाए। तो इन अ वे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका जो तमाम इम्पैक्ट है वो इनके जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। अच्छा, ये तो दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स का मामला है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब के खिलाफ जो बगावत का मुकदमा किया जा रहा है, आपको लगता है कि जो मुबैना ऑडियो लीक है इससे IMF मुआहदे पर कोई असर होगा? देखिए, इस मुकदमे का IMF के मुआहदे के ऊपर ना पॉजिटिव असर है ना नेगेटिव असर है। ये पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का एक मसला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि शौकत तरीन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर ये कि उन्होंने अटेम्प्ट की थी कि 7वां और 8वां रिव्यू वो जो IMF का वो मुकम्मल ना हो और किसी तरीके से जो सूबे हैं वो कैश सरप्लस जो उन्होंने देना होता है, तो वो ओवरऑल जो फिस्कल डिसिप्लिन है जो हुकूमत को मेंटेन करना होता है अंडर द IMF प्रोग्राम, वो ना कर पाती तो वो उसमें रुकावट आती। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने कोई कंस्पायर किया है, कोई सियासत की है, तो उसके ऊपर बगावत का मुकदमा कर दिया जाए। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। शौकत तरीन का एक्ट वो भी गलत था और हुकूमत का एक गद्दारी का या बगावत का मुकदमा करना वो भी गलत है। कम है। शहबाज आलम साहब, ये भी बताइए कि एक जो मौजूदा PDM हुकूमत मुसलसल एक बयानिया बना रही है कि जी ये इमरान खान का किया हुआ इमरानी मुआहिदा है IMF का, जिसके नुकसानात अभी हमें हो रहे हैं और उसके असरात आ रहे हैं, यानी कि इस महंगाई की वजह या इस मुआहिदे की वजह इमरान खान है इस मुआहिदे की। क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ये इस अपनी हुकूमत की होमवर्क की कमजोरी है जिसके बायस ये इतना महंगा मुआहिदा हम कर रहे हैं IMF के साथ? जो PTI ने मुआहिदा किया था वो सितंबर 2022 में ख़त्म हो गया था। अभी हुकूमत पाकिस्तान की PDM की हुकूमत की चॉइस थी कि वो उसको ख़त्म होने थी सितंबर 2022 में और वहाँ से एक नया मुआहिदा साइन करती या इसमें फर्दर वो एक्सटेंशन ले ली थी। चूँकि इन्होंने एक्सटेंशन ली है तो इसमें ज़्यादातर वही शराइत हैं जो PTI के टाइम पे साइन की गई थी, एग्री की गई थी, उनको ये हुकूमत इंप्लीमेंट करी अलॉन्ग विद अदर न्यू कंडीशंस। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ PTI का मुआहिदा है IMF का। अब ये PTI और PDM की हुकूमत दोनों ने इस मुआहिदे को ओन किया है, तो बाकी सारी सियासत है। इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को ब्लेम करेंगे, शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को ब्लेम करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जो इसका नुकसान है वो आम सार्फिन को होगा। और ये एक सवाल भी है वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, चूंकि उनको अपने राइट्स का नहीं पता, वो पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो भुगतेंगे और उनको शायद भुगतना भी चाहिए। अगर ब्लाइंडली इस तरह ये अपने जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। अच्छा बाजराना, इन द एंड इस वक्त अगर हम तरसीलात ज़र की बात करें तो मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है IMF। आपको लगता है कि IMF मुआहिदे की बहाली के बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका एतमाद भी बहाल होगा? और आपको पता है कि मौजूदा जो अदम इस्तेहकाम है सियासत के अंदर, इसके बगैर इकॉनमी भी स्टेबल होती नजर नहीं है आ रही हमें, तो क्या देख रहे हैं आप इसको? क्या इस सूरत हाल में हुकूमत को सख्त मौशी फैसले लेना मुमकिन होगा इनके लिए? देखिए, हुकूमत मुआशी फैसले सख्त लेना शुरू हो चुकी है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कोई छोटा फैसला नहीं है। इसी तरीके से आपके जो टैक्सेस में इजाफा हो रहा है ये भी कोई छोटा और मामूली फैसला नहीं है। उसकी इन तमाम फैसलों का हुकूमत की सियासत पे बहुत मनफी असर पड़ेगा, ये हम सबको पता है। जहाँ तक तरसीलात ज़र बढ़ने का ताल्लुक है, ये ओवरऑल मेरा ख्याल जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज हैं अब आपकी अंडर स्ट्रेस ही शॉर्ट टर्म में रहेंगी। लॉन्ग टर्म में शायद कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि अभी हमारे लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं है। एक और चीज़, अगर मुआहिदा हो जाए तो उसका सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि जो ब्लैक मार्केट के जरिए, हवाला हुंडी के जरिए डॉलर
आ और जा रहा था वो शायद फिर आप फॉर्मल बैंकिंग चैनल से आ जाए तो $200-300 मिलियन पर मंथ आपको यहाँ पे इंक्रीज मिल सकता है। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर इंक्रीज रेमिटेंसेज में जो है वो शायद पॉसिबल ना हो इस स्टेज के ऊपर, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में शायद हो। डॉलर जो कि हमारे लिए कीमती है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आएगा। शहबाज राना साहब सीनियर सहाफी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। आपने जाना जी क्या इंपैक्ट आने जा रहा है मईशत के ऊपर, इस पर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी से करवाने वाले हैं जिनका नाम है सानिया आलम, जिन्होंने ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है। आपको बताएं कि सानिया आलम को बरतानवी ब्रेन ट्रस्ट की जानिब से अवार्ड दिया गया है। तंजीम की जानिब से जी 15 ममालिक के मर्द ख़वातीन में जहानत का मुकाबला कराया गया था, जिसमें सानिया आलम फातेह करार पाई थी और ये अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इससे कबल पाकिस्तानी मुसन्निफ आरिफ अनीस साहब को ये अवार्ड मिल चुका है और मारूफ साइंसदान अगर बात करें प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग भी ये अवार्ड जीत चुके हैं। और 2022 में सानिया को वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यूथ एक्सेलेंस अवार्ड से भी नवाजा था, जबकि 2021 में अमरीकी सदर जो बाइडन से ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। और इस वक्त वजीर आजम की नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के 33 मेंबर्स में शामिल हैं, जिनका मकसद जो है नौजवानों को पॉलिसी साजी में शामिल करना है और पाकिस्तान और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में फ्यूचरिस्टिक लर्निंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं सानिया, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों की जो जहनी या दिमागी सलाहियतें हैं उसको थोड़ा निखारने में हेल्प की जाए। बिल्कुल, और वो मुख्तलिफ जो मल्टी नेशनल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए उनको ट्रेन भी करती हैं। शी इज अ ट्रेनर एज वेल। सानिया, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग आपको भी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ग्रेट टू हैव यू सानिया। बहुत ही ज़बरदस्त, एक हम पढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। इन यंग एज बहुत अच्छी, आपका बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं आपकी जो आपने की हैं। हम चाहते हैं सफ़र को ज़रा थोड़ा खुद ही आप हमें बताइए, हाउ यू फील बीइंग ब्रेन ऑफ द ईयर? इट फील्स इनक्रेडिबल इमरान, क्योंकि जिस वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है या बाकी जो दीगर अवार्ड्स मिले हैं वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इटसेल्फ। तो इट फील्स ग्रेट कि वो एक्नॉलेज होता है, रिकग्नाइज होता है कि आपने इतना बड़ा काम किया हो। सो अगेन क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो और भी फख्र की बात है। डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। सानिया, ये बताइएगा जिस तरह से आपने खुद कहा कि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना, अब थोड़ा सा हमारे देखने वालों को एलैबोरेट कीजिएगा कि ये जो मुकाबला होता है ब्रेन ऑफ द ईयर का, ये किस तरह से होता है, किस क्राइटेरिया पे जज किया जाता है आपकी जो दिमागी सलाहियतें हैं, आप थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें। अर्मिला, बेसिकली ये जो है ये मुकाबला नहीं है, ये एक इदारा है यूके में जो 32 साल से एस्टैब्लिश है और ये एजुकेशन के एडवांसमेंट में काम करते हैं, यूके ब्रेन ट्रस्ट, जिसके फाउंडर हैं टोनी बोजान। अच्छा, ये इदारा जो है एनुअली किसी ऐसे बंदे को मेरिट बेस पे उनकी काम की वजह से सिलेक्ट करता है जिनको ये टाइटल दिया जाए ब्रेन ऑफ द ईयर, जिन्होंने अपनी फील्ड में अपनी काम के जरिए ऐसा इम्पैक्ट लाए हो दुनिया में जो नोटवर्दी हो। तो हाई अचीवर्स एंड हाई थिंकर्स को ये अवार्ड मिलता है ऑन सिलेक्शन बेसिस। तो इनकी पूरी सिलेक्शन कमेटी है, इसमें प्रोफेसर्स, प्रिंस मेरिक एंड ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस रेमन कीन, ये लोग शामिल हैं जो सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे इस साल सिलेक्ट किया गया और ज्यादा फख्र की बात ये भी है कि ये मेरा नाम उन लोगों के साथ शामिल हुआ है जिनको प्रीवियसली ये अवार्ड मिला है, जैसे आपने भी मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग जो रिनाउंड फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी एंड ब्लैक होल्स के ऊपर काफी काम किया है प्रोफाउंड, और फिर नासा के एस्ट्रोनॉट एंड यूएस सेनेटर जॉन ग्लेन जो दुनिया के 5वें ऐसे इंसान थे जिन्होंने आउटर स्पेस में ट्रैवल किया। तो इस तरह के दीगर लोग जिन्होंने बहुत हाई लेवल पे काम किया है उनके साथ नाम शामिल हुआ, वो भी एक पाकिस्तानी का। ठीक, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। आप फ्यूचरिस्टिक लर्निंग्स के ऊपर भी काम करती हैं, यू ट्रेन पीपल फॉर दैट। अगर मैं आपसे एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से पूछूं कि फ्यूचरिस्टिक लर्निंग्स को लेकर आपका फोकस किस चीज़ पे होता है, या हाउ वुड यू एलेबोरेट दिस रोल हमारे पाकिस्तान की निज़ाम तालीम को देखते हुए, तो आप इसके ऊपर क्या बता पाएंगे हमें? इमरान, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग वही प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला। और फ्यूचरिस्टिक लर्निंग क्या करता है कि मैंने जो है सुपर लर्निंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान में लेकर आई हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स मैंने डिजाइन किए हैं जिसके जरिए आप तेजी से ज्यादा सीख सकते हैं कम टाइम में। यानी कि आप 12 साल की एजुकेशन 2 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। वाओ, ठीक है।
तो ये इस लेवल का काम मैंने किया है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस मिले हैं, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियन मिले हैं, वर्ल्ड माइंड मैपिंग इन मल्टीपल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और ये इतना कामयाब प्रोग्राम है सुपर लर्निंग के जिसके इसको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज ने भी इम्प्लीमेंट किया है। और अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में एनुअल ट्रेनिंग्स होती है इस चीज़ की, और एंग्रो फर्टिलाइजर्स जैसे चीज ने भी इम्प्लीमेंट किया। So is it about methodology, सानिया? पढ़ाने का तरीका कार है that actually helps us to grow in a shorter period, ज्यादा वक्त के लिए, कम वक्त में ज्यादा पढ़ने के लिए ग्रो करता है, या फिर the content आपके ख्याल में क्या है, the methodology or the content? methods इमरान, methods बेसिकली आप जब अब कोई भी चीज सीखते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, तरीका क्या है आपके सीखने का। आप जिस टूल को इस्तेमाल करें, विच इज योर ह्यूमन ब्रेन, क्या आपने उसको समझा है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बिना सोचे समझे, जिस तरह आप बिना सीखे आप उसको चलाए जा रहे हैं रट्टा मार के या फोर्सफुली, जिस तरह भी आपने बचपन से जो भी एजुकेशन सिस्टम में सीखा है। लेकिन एक इतनी पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ये, इसको बिना समझे आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। हमारे पास स्मार्टफोन होता है, हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, ये स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, इसका भी यूजर मैनुअल हम पढ़ते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, ये क्या किस तरह हमारी जिंदगी बेहतर कर सकता है। तो कहाँ पर हमारे दिमाग का कोई यूजर मैनुअल नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कैसे उसको सुप्रीम लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त। इन द एंड सानिया, कुछ भी कहना चाहें, डेफिनेटली आपने इतनी सारी आपकी माशाल्लाह अचीवमेंट्स है और आपने दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया है, और इतने एक अच्छे बेहतर अंदाज में बहुत सारे लोग आपसे सीखना चाहते होंगे, आपसे हेल्प लेना चाहते होंगे, कुछ भी उनको मैसेज और खास तौर पे अगर आप मदर्स को बच्चों के हवाले से कुछ भी बताना चाहें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि अपने बच्चों की वो मेमोरी कैसे बेहतर कर सकती हैं, उनके ब्रेन को ग्रो करने के लिए क्या कर सकती हैं ज्यादा बेहतर तरीके से? मदर्स को, यूथ को, पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को यही है सॉरी कि पाकिस्तान में हम ये टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं जो दुनिया भर में तो है, लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं थी। ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारा मुल्क एडवांस करे, हमारी आवाम जो एडवांस कर सके। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुपर लर्नर्स बने, अपना टाइम सेव करें, अपने दिमाग का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो इसीलिए हमने ये इदारा खोला है, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग। कराची में भी हम लोग, तो ज़रूर आप आए, इसको अप्लाई करें, देखें और फिर देखें कि आपकी लाइफ में कैसे इससे फर्क आता है। थैंक यू वेरी मच सानिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेन ऑफ द ईयर सानिया आलम हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि बच्चों को ट्रेन करना चाहिए बहुत अर्ली एज से ही, तभी आगे जाके उनके दिमाग और जो उनकी ब्रेन स्किल्स हैं वो बेहतर हो सकती हैं। सो हमने आपकी मुलाकात करवाई एक्सप्रेसो हीरो से। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहें। जैसा कि आपको मालूम है आज 15 फरवरी है, तो उर्दू के बेमिसाल शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब की आज बरसी मनाई जा रही है। 1869 में आज ही के दिन वो इस जाने पाने से रुखसत हुए एक बेहतरीन शायर। और उर्दू की हम अगर बात करें तो उसके अंदर नए शायरी के नए उसलूब को मुतारिफ कराया यकीनी तौर पर। और कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मैं भी अरमला को गालिब साहब के शेर सुनाने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ इधर से गुजर गए, कुछ इधर से गुजर गए, लेकिन हमने कहा कि हम ज़रूर खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश करें मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब को। लाहौर में जी मिर्ज़ा गालिब के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, उफेरा वहाँ पर पहुँची, हमने इसको कवर किया, दिखाते हैं इस तकरीब का अहवाल आपको। जिस दौर में मुगलिया सल्तनत का चराग टिमटिमा रहा था, उसी दौर में शेर व अदब की दुनिया में कुछ शम्में रोशन हुई जिन्होंने आंखों को खैरां किया। मिर्ज़ा गालिब भी उसी अहद के एक अजीम शायर हैं। इस वक्त मैं लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के खतूत और इनके अलावा मिर्ज़ा गालिब की शायरी पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट के फ़न पारे आवेज़ा हैं। नौजवानों को सबसे पहले गालिब के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उर्दू ज़ुबान में अगर मैं सिर्फ अभी शायरी की बात करूं तो 3 बड़े शायरों में मीर, गालिब और इकबाल में गालिब का नाम लाजमी तौर पर आता है। ख़ुद उनकी नसर जो है, जो उनके रुकात हैं जिनके यहाँ अक्स भी रखे हुए हैं, यहाँ खतूत, मुझे देखकर खुशी हुई
के यहाँ बहुत से खतूत जो हैं वो गालिब के सजाए गए हैं और नुमाइश में रखे गए हैं, वो बज़ाते खुद गालिब के एक नुमाइंदा उसलूब की निशानदेही करते हैं। गालिब के दौर में बड़ी मुसज्जा मुकफ़ा नसर लिखी जाती थी, बड़ी बना संवार कर जो खतूत लिखे जाते थे उसमें अलकाबात वग़ैरह, और दूसरी ज़ुबान उसकी होती थी वो बेतकल्लुफ़ और सादा नहीं होती थी। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 11 साल की उम्र ने गालिब ने पहला शेर लिखा था, तो वो मशहूर कब हुए थे? गालिब का शेर है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। दिल्ली में जब वो आए और दिल्ली में मुकीम होने के बाद भी एक वक्त लगा उस दर्जे तक पहुँचने का जिस पर वो आज फाइज है। मेरे पीछे एक पेंटिंग है, वो आवेज़ा है जो आपने मिर्ज़ा गालिब के एक शेर के ऊपर बनाई थी, तो उस शेर की क्या कहानी थी वो तो सुनाएं ज़रा। अल्लामा इकबाल ने जो अपना तसव्वुराती आसमानी सफ़र लिखा है, तो उसमें मौलाना रूम की सरबराही में अल्लामा इकबाल जो हैं वो जन्नत देखते हैं, जन्नत। तो उस जन्नत में 3 बंदे हैं, खड़े हैं, वो जन्नत से बाहर खड़े हैं, और उनके बारे में कहा गया है कि इनको जन्नत अवार्ड कर दी गई थी, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाना चाहते। उसकी वजह वो कहते थे जन्नत कुछ भी है, कितनी बड़ी होगी ये, बिल आखिर ये एक ख़ास एरिया का नाम तो है ना, ख़ास एरिया है, हम इसके बाहर रह के बाकी जो कुछ है उसकी भी सैर करना चाहते हैं। मुझे वो अब मिर्ज़ा गालिब का वो शेर ये है, ये कहते हैं बया कि कायदाए आसमां बगरदानी, कि इस कायनात का जो सिस्टम ही है हम उसी को बदल दें। कज़ारा बगर्दश रतले ग्राम बगरदानी, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो वो देखिए कि तकरीबन घुट हुए बैठा हुआ है ना, तो वो फिर इसके अंदर से ये एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवा रहा है। गालिब के बारे में स्पेशली यहाँ पे कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं? गालिब के हैंड रिटन उनके कोई 25 के करीब खतूत हैं जो कि लाहौर म्यूज़ियम की प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा गालिब की बुक्स हैं पोइट्री की, आर्काइव डिपार्टमेंट से उनकी पेंशन की फ़ाइल मुकम्मल मंगवा के, जो उन्होंने अपना पेंशन का केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को लिखा और उसमें वो पार्शली उसको रेस्टोर कर सके, उसको डिस्प्ले किया गया है। शबे गम बुरी भला है मुझे क्या। आपको क्या लगता है कि जो गालिब हैं उनकी शायरी में कितनी गहराई है? देखिए जी, गालिब हमारा वो शायर है जिसने उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ अल्फाज को न सिर्फ नए मफ़ाहीम बख्शे हैं बल्कि नई तराकीब भी तराशी हैं, और अगर गालिब पैदा ना होता तो उसके बाद आने वाले बहुत से शायर पैदा ना होते। गालिब की शायरी और बाकी शुअरा की शायरी किस तरह से मुख्तलिफ? गालिब आफाकी शायर है। हमारे बाकी शुअरा चाहे आप वो किसी भी तहरीक या किसी भी असर से ताल्लुक़ रखते हों, आपको उनकी शायरी में एक ख़ास मौजू नज़र आता है, लेकिन गालिब आफाकी शायर है। और आफाकी इस पहलू से है कि आप अगर गालिब के शेर में गम का मौजू तलाश करना चाहें वो भी मिलेगा, तरक्की पसंदी का मौजू तलाश करना चाहें आपको वो भी मिलेगा। जहाँ जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ पे उर्दू समझी जाती है, वहाँ पे गालिब का नाम पहुँचता है, गालिब का कलाम पहुँचता है। तो उन्होंने गज़ल को भी वसी किया था काफ़ी। गालिब का बुनियादी मैदान जो है वो उर्दू गज़ल है, जिसकी वजह से गालिब मशहूर है, वो उसकी उर्दू गज़ल है। मिर्ज़ा गालिब ज़िंदगी के हक़ाइक़, मुशाहिदात और इंसानी नफ्सियात का गहराई से जायज़ा लेते और बड़ी सादगी से आम इंसान को बयान करते। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ पोलियो वायरस के हवाले से, जिसको काबू करने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 13 फरवरी से हो चुका है। ये 17 फरवरी तक जारी रहेगा। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक पोलियो मुहिम तीनों सूबों के 9 अजला में मुकम्मल, जबकि 41 अजला में जुज़वी तौर पर चलाई जाएगी। इसमें 5 साल तक के 61 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबा पंजाब में लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा, यहाँ पे 38 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम के दौरान
दौरान 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 11 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी तरह बलूचिस्तान की बात की जाए तो उसके 9 अजला में जुज़वी तौर पर मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे पिलाए जाने का टारगेट रखा गया है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे और वैक्सीन लाजमी लगवाएं, क्योंकि आपकी जरा सी कोताही बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना सकती है। इस 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। अपने बच्चों को पोलियो से अगर आप छुटकारा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है, तो ये जो मुहिम जारी है 13 से 17 फरवरी तक, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी करें। बिल्कुल, और उम्मीद है कि आप ज़रूर पिलाएंगे। और पोलियो जो वर्कर्स हैं उनके साथ ताउन बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि उनको चाय पानी पूछ लिया करें उनकी थोड़ी सी, क्योंकि मुआवनत मदद में तब्दील होती है और बहुत ज़रूरी है ये, ताकि हम मिलकर पोलियो का खात्मा करें। आगे बढ़ते हुए आपको अपना सेगमेंट दिखाते हैं, निकले तेरी तलाश में। और आज जिस किताब के बारे में बात हो रही है उसका नाम है नेपाल नगरी। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है, जिस किताब का चुनाव हमने आपके लिए किया है, वो नेपाल के हवाले से है। नेपाल जो है वो एक छोटा सा मुल्क है, 3 करोड़ आबादी का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन 8000 के हवाले से अगर हम देखें दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों के हवाले से, तो नेपाल जो है वो नंबर 1 है। और पहाड़ों की जो सरजमीन है पूरी दुनिया में, वो नेपाल और पाकिस्तान को ही कहा जाता है कि जहाँ पे 8000 हैं। और 14 8000 में से जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादा पहाड़ हैं, वो नेपाल के पास हैं। बल्कि दुनिया की अगर हम इस हवाले से देखें कि दुनिया के 10 बुलंद तरीन पहाड़, तो दुनिया के 10 बुलंद तरीन पहाड़ों में भी 8 पहाड़ जो है वो नेपाल के पास है। तो सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि उसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं टूरिज़म की। उसमें कल्चर भी है, उसमें जो लैंडस्केप है, इवन बर्ड्स के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, तरक्की की है इस हवाले से कि बर्ड वॉचिंग के हवाले से उन्होंने एक अलग सेगमेंट बनाया हुआ है, उन्होंने सेगमेंटाइज किया हुआ है टूरिज़म को। और नेपाल जो है उसकी अपनी हिस्ट्री भी है। तो नेपाल नगरी मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब की जो किताब है, उस पर हमने ताड़ साहब के साथ गुफ्तगू करनी है। नेपाल के हवाले से उनका एक बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा है नेपाल नगरी। बहुत शुक्रिया ताड़ साहब। पहला सवाल तो वही है कि नेपाल जाने का आपका इरादा कैसे बना, और बल्कि इसी सवाल के साथ ये भी है कि आपकी पहाड़ों के साथ बड़ी उनसीयत है, बड़ी मोहब्बत है, और नेपाल जो है वो नंबर 1 है दुनिया में पहाड़ों के हवाले से। तो आप 60 साल की उम्र में गए, और तो ये कुछ देर नहीं होगी आपको नेपाल जाने में? ये पहाड़ तो बहुत सारी दुनिया में, मतलब साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका पूरा का पूरा जो है एंडीज सिलसिला है। स्विट्ज़रलैंड में भी चलिए छोटे मोटे हैं, बाकी किलिमंजारोस भी है जी, माउंट फूजी भी है, लेकिन वो ये है ना कि सब तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये अपने पहाड़ ज़रा दोस्त भी लगते हैं अपने अपने लगते हैं, तो वहाँ तक महफूज रहे। नेपाल के बारे में ये है कि छोटी सी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं सलमान ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह खान साहब हैं हमारे एक, तो उन सब ने अरेंज किया कि हम एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएं। उन्होंने तमाम तर बुकिंग्स करवा ली, पूरा सेटअप हो गया, ज़ाहिर है यूट्यूब पे सारा कुछ मिल जाता जी। और मैं बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए। तो बाबर नदीम पहले जा चुके थे। अब माइंड यू उस वक्त भी मेरी उम्र मेरा ख्याल कितनी होगी, मतलब आई वाज 60 प्लस समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बाबर से ये पूछा, मैंने कहा यार आप जा चुके हैं, डू यू थिंक आई कैन डू इट? कि मैंने फेफड़ों का भी करवा लिया है और बाकी भी, दिल भी ठीक था दिल। तो उन्होंने ये कहा कि मैं रिलक्टेंट हूँ, क्योंकि आखिरी 2 दिन जो है बेस कैंप तक जाने के, उसमें माइनस होता है टेम्परेचर और शदीद सर्दी होती। चुनांचे मैं हरासा हो गया उससे, और वो मैंने अबैंडन कर दिया। लेकिन उसका मुझे इसलिए कल का थोड़ा सा कि बाद में मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी, तो वहाँ पे तो 85 साल की माइयाँ जो थी ना, वो डोलियाँ बना के उसमें जा रही जी। मतलब है कि वो मुझे इस तरह फैसिनेट नहीं करता एवरेस्ट, और मैं किसी की बदखुई नहीं कर रहा और अपने आप को मुहिब्बुल वतन नहीं साबित कर रहा, लेकिन जितना खूबसूरत स्ट्रक्चर K2 का है दुनिया में और किसी पहाड़ का इतना परफेक्ट शेप नहीं है। अब देखें ना, वो एवरेस्ट भी जो है वो बस बहुत सारी चोटियाँ, उनमें से वो तीर लगा के कहते हैं कि ये एवरेस्ट है, और दूर से इस तरह नहीं पता चलता कि वो एवरेस्ट है। यानी सबसे नुमायाँ शहजादी नज़र नहीं आती,
वन ऑफ द मैसेज में थे। और वहाँ पे भी पहुँच के मालूम हुआ कि आप बेस कैंप पहुँच के भी आपको एक काला पत्थर जगह है, वहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता और वहाँ से एवरेस्ट दिखाई देती। चुनांचे मैं दोस्तों के लिए जाना चाहता था, लेकिन जब ये हुआ कि भाई वहाँ पे सेहत का मामला है तो मैंने वो अबैंडन कर दिया। ये जो सिलसिला हुआ नेपाल का, ये यूनिसेफ का एक सेमिनार था, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड का, तो उसके लिए मैं मुंतखब हुआ और कुछ और साफ़ी हजरात भी थे और उसमें 8-10 लोग थे। तो वहाँ पे हम गए और ये समझ लीजिए कि भाई सरकारी किस्म का दौरा। तो तार साहब, अब हम किताब की तरफ बढ़ते हैं और आपकी इस किताब में गाइड्स के हवाले से, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे पूरी दुनिया में, उनके हवाले से बड़ा खूबसूरत आपने लिखा है। और आपने कहा है कि दुनिया भर में जितने भी सियाहती मकामात होते हैं वहाँ पे तमाम गाइड्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी उनकी कौमियत मुख्तलिफ होती है लेकिन उनकी खसलत जो है वो बैनुल अक़वामी होती है। तोता चश्म, आपके चेहरे की बजाय जेब पर नज़र रखने वाला, आपको वही कहानियाँ सुनाने वाला जो आप सुनना चाहते हैं। और तो ये जो गाइड्स के हवाले से आपने खैर काफ़ी डिटेल में लिखा है और आप पूरी दुनिया जो है वो घूमे भी हैं, तो गाइड्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसा तजर्बा रहा आपका पूरी दुनिया में, जो गाइड्स मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे भी आप गए, तो गाइड्स के हवाले से आपका तजर्बा कैसा रहा? एक तो बेसिक ये है कि मैंने कभी गाइड पे इन्हिसार नहीं किया। गाइड की जो मालूमात हैं वो बेसिकली जिस तरह वो भेड़ों की तरह होते हैं ना, टूरिस्ट स्टोर लगे हुए और 15-20 और वो उनको एड्रेस कर रहा है कि ये है और वो देखते चले जाते हैं और वो टूरिस्ट भी ज़्यादा कोई वेल इन्फॉर्म नहीं होते। चुनांचे गाइड्स का जो मुझे तजुर्बा है वो ज़्यादातर इस तरह है कि मसलन मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक साहब पिकासो की तस्वीर के सामने लेक्चर दे रहे हैं तो मैं भी अपना कान लगा के थोड़ा सा सुन लेता हूँ। या ये है अपना मॉन्ट्रे में बायरन का किला, तो वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ भी कोई गाइड साहब बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि 1-2 गाइड ऐसे हुए कि जिनसे मैंने गुफ्तगू की तो फिर दोस्त बन गए, तो उनसे अब ये एक लंबी दास्तान है। मतलब हेमिंग्वे एक घर है की वेस्ट में अमेरिका में, जहाँ पे वो 10-12 साल रहा और वहाँ पे उसकी चीज़ें महफूज हैं और उसकी बिल्लियाँ भी महफूज हैं। बिल्लियों से मुराद ये है कि वो 6 पंजों वाली बिल्लियाँ उसके पास थी, उनकी नस्ल अब वहाँ पे घूमती फिरती है उसके घर में और उसका बाकायदा कब्रिस्तान है बिल्लियों का, छोटा सा। और उसने अपनी बीवियाँ कह रहा हूँ, बिल्लियों का नाम रखा फेमस एक्ट्रेस पे, किम नॉवेक के ऊपर, एलिजाबेथ टेलर के ऊपर। को बागड़ बिल्ला है तो उसका ग्रेगरी पैक का, एक फ्रैंक सिनाट्रा। तो वहाँ पे एक गाइड साहब थे, वो एसेंशियल था क्योंकि वो वहाँ पे ये होता है कि आप अकेले नहीं। जिच हुआ जब हेमिंग्वे के बारे में उसको पता चला कि ये पाकिस्तानी को कुछ ज़्यादा पता है मुझसे, बाद में उसने ये कहा कि शुक्र है तुम यहाँ नहीं तो मेरा जॉब ख़तरे में पड़ जाता। क्योंकि वो जब भी कोई बात करता था तो कहीं ना कहीं वो ऐसे एग्जेजरेट करता था, तो वो तो एक इंसिडेंट। लेकिन जो तारीख़ी मुकामात हैं वहाँ तो आप मतलब है कि इन पे इन्हिसार कर ही नहीं सकते। गाइड वही कुछ कहता है जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो एक्साइट होना चाहते हैं। जिस तरह पिछले दिनों मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी इसके हिस्टोरियंस के बारे में, एंड आई बिलीव दैट इज़ टोटली ट्रू। ये बहुत मशहूर हिस्टोरियन है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये समझ लें कि हम पोस्ट का एक फील्ड है गुलेदादा का, ठीक है, हम हिस्टोरियन। और अब पोस्ट का जो फील्ड है उससे पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, खूबसूरत फूल हैं, सजाए भी जा सकते हैं। पोस्ट का हलवा बड़ा अच्छा होता है ज़ुकाम के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन उससे अफ्यून भी बनती है। चुनांचे जो रीडर है, जो अवामुन नास हैं, वो उस फूल को सजाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नशा हो उसमें, कोई मज़ेदार बात हो। तो इसलिए हम हिस्टोरियन भी हिस्ट्री की थोड़ी सी अफ्यून उसे खिला देते हैं क्योंकि वो खुश रहता है उससे। बैन ही ये है कि जो गाइड है वो टूरिस्ट को वो अफ्यून खिलाता चला जाता है, नशावर चीज़ है, वो बड़ा मस्त हो के आता है।
एंड देन व्हेन ही कम्स बैक तो वो गाइड की उसको हिस्टोरिकल ट्रूथ समझ लेता है, विच इज़ टोटली अनट्रू। गाइड जो भी कह रहे हैं उसकी बुनियाद कुछ ना कुछ होती, लेकिन तारीख से कोई बराह रास्त उसका ताल्लुक नहीं होता। अब अपनी बात हम कर लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये रेनोवेट हुए किले आपके नॉर्थ में जी, तो वहाँ पे मैं किले में गया तो वहाँ एक साहब थे गाइड, उनको आदत थी गोरों को, तो 2-3 और लोग थे। अब उन्होंने जो बातें शुरू की तो फिर बाद में मैंने कहा बरखुरदार इसमें तो ये चीज़ें जो हैं ये ऐसा नहीं हुआ। कहने के वाइट होने इधर आ गए, चंगेज़ खान आ गया, लेकिन नॉर्थ में कहाँ चंगेज़ खान आ था। तो जिस तरह हम कहते हैं जी मार्को पोलो आ गया, मार्को पोलो तो बहुत दूर से गुजरा था। तो वाकई और ये अच्छी बात है, जो आम बंदा जाता है वो एंटरटेन होने जाता है। जिस तरह आप मुशायरे में जाते हैं तो अदब सीखने थोड़े जाते हैं, वो एंटरटेन होना चाहते हैं, तो इसी तरह गाइड भी एक किस्म के शायर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है उसका एक एंगल तार साहब ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो हकीकी लुत्फ़ है वो तो उसी में है कि जो आपको जब तक आपको सच पता ना चले, और वो जो सच है वो अपने आप मुताले से कर सकते हैं। यानी दुनिया भर के जितने भी सयाह हैं अमूमी तौर पे हमने देखा है कि एक बड़ा एक रवैया पाया जाता है ऐसे टूरिस्ट में जो हैं ही टूरिस्ट, यानी जिस तरह हिप्पीज़ हैं या बैक पैकर्स होते हैं। तो इस तरह के जितने भी सयाह हैं इनके अंदर एक अमूमी रवैया मुताले का पाया जाता है कि वो जिस भी जगह पे जा रहे होते हैं उससे पहले वो मुकम्मल तौर पे उस इलाके के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लैंडस्केप, जोग्राफिया तमाम पढ़ के आते हैं। तो ऑफ कोर्स इससे जो लुत्फ़ है वो कहीं दोबाला नहीं हो जाता। हाँ, मैंने तो अर्ज़ किया है ना कि मैंने कभी इन्हिसार ही नहीं किया। मतलब है कि आप मुतालिया करें, आप लोगों से पूछें, आम लोग जो हैं पीपल इन द स्ट्रीट, वो आपको बेहतर मालूमात जो है वो पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन बात यह है कि ये बहुत ही एक बुनियादी चीज़ है। अगर आप इसको पल्ले बांध लें तो किसी भी जब आप जगह पे जाते हैं तो उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है अगर आप मुताला करके जाते हैं। और अब जो मुताले के हवाले से जो मौक़े हैं उनमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। आप यकीन जानिए कि जब आप चिलास से गुजरते हैं तो अमूमी तौर पे आज का जो सयाह है अगर वो मुताले के बगैर जा रहा है तो उसके लिए चिलास एक कोई ख़ास जगह नहीं है, बस चंद होटल्स हैं और कुछ दुकानें हैं और उसने बम्र मजबूरी शायद क़याम करना है, इसके अलावा फिर उसने आगे निकल जाना है। लेकिन यही चिलास जो है अगर आप इस पर मुताला करके और कदीम तारीख़ इसकी पढ़ के और ये जो ऊपर कला है चिलास में उसके हवाले से या जितनी भी कार्विंग उसमें हैं साइट्स हैं उसके हवाले से पढ़ के अगर आप आएँ कि चिलास की हिस्ट्री कमाल है, क्या कमाल हिस्ट्री है, तो उसके बाद वो चिलास के एक एक पत्थर में एक मानवियत पैदा हो जाती है और फिर वो जो लुत्फ़ आता है, फिर आपको चिलास की गर्मी जो है वो ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है। तो नाज़रीन बात यह है कि नेपाल नगरी जो है उस पर हमारी तार साहब के साथ गुफ्तगू जारी है और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब इन डिटेल्स बात कर लेते हैं PSL 8 के दूसरे मुकाबले के हवाले से। भाई हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हर मैच याद रहने वाला है, ऐसे जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरा मुकाबला जीत लिया, कराची किंग्स को बीट किया जो कि कंपैरेटिवली कहा जाता है कि सबसे महंगी टीम। वैसे महंगी नहीं मुझे लगता, लेकिन सबसे महंगी टीम उसको कहा जाता था, सस्ता कर दिया उसकी परफॉर्मेंस ने सस्ता किया था पहले, लेकिन कल तो बहुत ही जबरदस्त खेले। भाई 2 रन से कराची किंग्स हारा, लेकिन कमाल मुकाबला किया क्योंकि वो 200 रन चेस कर रहे थे। कराची के नेशनल स्टेडियम था। टॉस जीतकर कराची किंग्स ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन इस फैसले को सही साबित ना कर पाए क्योंकि उनको 200 रन का हदफ मिल गया। बाबर आजम जो कि कप्तान है, नौवारिद कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के, 68 और कैडमोर की 50 गेंदों पर 92 रन की जो इनिंग थी इसने कमाल स्टैंड दिया। जवाब में कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में 197 रन बना लिए। शुएब मलिक ने 52 और इमाद वसीम ने 80 रन की शानदार इनिंग खेली और पेशावर ज़ल्मी के कैडमोर को बेहतरीन खिलाड़ी भी इस मैच का करार दिया गया। चलो जनाब, कल पे और अब जो आज मैच होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह खैर मतलब आपको भी और इमरान को भी। बहुत शुक्रिया आपने मेरे साथ ज्वाइन किया। अच्छा, एक तो ये कि आपको वी नो कि आजकल बड़े टाइट स्केड्यूल में चल रहे हैं आप लेकिन जाहिर बात है यही कलर है और हम सब अपना अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं। एक क्रिकेटिंग फेस्टिवल है जो PSL की सूरत में आता है। 2 बड़े थ्रिलिंग मैचेस हो गए मिर्जा साहब। पहला 1 रन से, दूसरा 2 रन से फैसला हुआ, क्या तीसरा 3 रन से होगा? भाई जिस तरह से इमरान कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो ब्रांड बन चुकी है, पाकिस्तान
क्रिकेट का भी और दुनिया का भी। और आप देखें कि दोनों मैचेस बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर अपने इख्तिताम को पहुंचे। पहले मैच में 1 रन से हारी मुल्तान सुल्तान, कल 2 रन से हारी कराची किंग्स। तो लग यही रहा है कि आइंदा आने वाले मैचेस, अभी तो 32 मैच और बाकी है, अभी तो बहुत कुछ, एक लंबा सफर तय करना है। लेकिन जो एक्साइटमेंट, जो थ्रिल, जो जोश, जो जज्बा इब्तिदाई 2 मैचेस में नजर आया है, इससे एक ट्रेंड सेट हो गया है कि ये PSL जो है, PSL 8, HBL PSL 8 आने वाले वक्त में लगता यही है कि टूर्नामेंट अपनी जिसे कहते हैं सनसनीखेजी के नुक्ते उरूज पर पहुंच जाएगा। और लग यही रहा है, जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, बड़े जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं अब तक। जबरदस्त। अच्छा मेरे साहब, कल के मैच में कराची किंग्स ने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जी पाए। शोएब मलिक हो, इमाद वसीम हो, दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन दूसरी जानिब फिर पेशावर ज़ल्मी ने भी, बाबर आजम चुके कप्तानी कर रहे थे, उनका भी आगे से जवाब बहुत जोरदार रहा। और हमने मोहम्मद आमिर का भी यहाँ पे जिक्र किया सुबह अपने, कि मोहम्मद आमिर ने मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन धुलाई हुई बाबर आजम के हाथों उनकी अच्छी खासी। बिल्कुल सही धुलाई हुई। और आप जिस तरह से कह रही है ना कि कराची किंग्स, लगता है कि किस्मत की देवी इन पर मेहरबान नहीं है। गुज़िश्ता PSL में कराची किंग्स की टीम जो थी वो 10 में से सिर्फ 1 मैच जीती थी और 2 पॉइंट्स हासिल किए थे और आखिरी नंबर पर रही। और जिस तरह इमरान कह रहे थे कि इतनी सबसे महंगी फ्रेंचाइजीज में इसका शुमार होता है, परफॉर्मेंस जो है वो बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आ रही है। हालांकि वसीम अकरम जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी की इनको खिदमात हासिल है, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है, मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सही तरीके से बन नहीं पा रहा। और मोहम्मद आमिर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कल। बाबर आजम ने कितने काम और क्वाइट तरीके से मोहम्मद आमिर का जवाब दिया और उन्हें बताया कि बाबर आजम और अगर आमिर में कंपैरिजन करें तो बाबर आजम कहीं ज्यादा है। लेकिन इमाद वसीम जो जिस तरीके से उन्होंने कल बॉलिंग की, 4 ओवर में 40 से ज्यादा रन दिए, लेकिन बैटिंग के शोबे में इमाद वसीम ने जो 80 रन स्कोर किए, ऑलमोस्ट वो अपनी टीम को फतह के नजदीक ले गए थे। मैं समझता हूँ कल के मैच में इमरान और अरमला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था सेकंड लास्ट ओवर का था, जो वहाब रियाज ने किया। और वहाब रियाज इतने तजुर्बाकार है, कल की 2 विकेटें मिलाकर 105 विकेट ले चुके हैं HBL PSL में, टॉप विकेट टेकर है। जो उन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से फिर आखिरी ओवर में 16 रन थे, जो खुर्रम शहजाद एक नए, ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैच हार जाते। जैसे कैचेस ड्रॉप करने का मुकाबला हो रहा था, आपने देखा कि धड़ाधड़ कैच ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन किस्मत की देवी जो थी वो मेहरबान थी पेशावर ज़ल्मी पर और कराची किंग्स से नाराज थी, जिसकी वजह से पेशावर जीता। अच्छा, सिवाय पहले मैच के जिसमें आपके तकरीबन हम नाम मिर्जा बेग अच्छा खेले, अभी जो जूनियर टैलेंट है उसने कोई रंग नहीं दिखाया अपना। अभी जो प्लेयर्स परफॉर्म करें वो सीनियर प्लेयर्स ही हैं, आई मीन जो ऑलरेडी इंटरनेशनल सर्कल के अंदर खेल रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उनका नाम है मिर्जा ताहिर बेग, जो कि पूरा नाम नहीं लिखा जा रहा था क्रिकेट इन्फो पे। वो मिर्जा ताहिर बेग है, यंग है, 23 साल के हैं और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं और रिस्क लिया। आकिब जावेद, लाहौर कलंदर्स हमेशा रिस्क लेते हैं, आतिफ राना के किसी यंगस्टर को चांस दो, उन्होंने रिस्क लिया। कल जो था हम तवक्को कर रहे थे इमरान के साइम अयूब, बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है और वो रन स्कोर करेगा, तो वो अनलकी था कि गेंद बॉलर के हाथ से टकरा कर, मुझे तो लग रहा है कि मीर हमदर्द अनफिट भी हो गए, जिस तरीके से स्ट्रोक्स खेलकर उनके हाथ से गेंद टकराकर स्टंप से टकराई है। लेकिन साइम अयूब इज अ कमिंग टैलेंट, उसमें बहुत सारा और से भी टैलेंटेड। आप करेक्शन कर दें कि मिर्जा ताहिर बेग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्लेयर नया आता है उसका नाम किसी से मिलता है तो लोग उसको एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं कि किसी का भांजा भतीजा ना हो। तो आप बता दें कि मिर्जा ताहिर बेग से आपका कोई ताल्लुक मिर्जा ताहिर बेग कोई भांजा भतीजा नहीं है, लेकिन ये खुशी की बात है बेग फैमिली के लिए कि कोई क्रिकेटर तो आया। नहीं सर, आप ऑलरेडी यू आर माशाल्लाह होल्डिंग दिस फ्लैग वेरी इन एन इंप्रेसिव मैनर, और इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हुए साहब, एक तो ये कि आपने बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन रखा सीनियर प्लेयर्स के हवाले से जो हमने बात की है, विकेट को आपने कैसा पाया कल कराची की? देखिए इमरान, कल कराची की विकेट बैटिंग विकेट थी और उमूमन T20 मैचेस में लोग यही कहते हैं ना कि 3.5 घंटे की फिल्म है T20 मैच, जो है जिसमें एंटरटेनमेंट भी होता है, छक्के चौके भी होते हैं, एक्साइटमेंट भी होता है। तो वही हुआ, विकेट नेशनल स्टेडियम कराची की बिल्कुल सही परफेक्ट बैटिंग विकेट थी और T20 की आइडियल विकेट थी। और इस विकेट पर आप देखें ना कि ऑलमोस्ट 400 रन बने, अगर उन्होंने 199 रन बनाए तो उन्होंने 197 रन बनाए।
तो 397 रन अगर बने, 396 रन, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि विकेट कैसी थी। लेकिन कल लोग कह रहे थे कि शायद ओस का फैक्टर हो, क्योंकि कल मैच 8 बजे शुरू हुआ था, लेकिन अब आज से तमाम मैचेस HBL PSL के शाम 7 बजे शुरू। इमाद को तो बड़ा अच्छा अंदाजा हो गया होगा कैडमोर को पहला ओवर करने के बाद के विकेट कैसी है। इन मिर्जा साहब, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज मैच है, क्या लग रहा है? मुल्तान सुल्तान्स पहला मैच हारी हुई है लाहौर कलंदर से, आएंगे वापस फॉर्म में? अलबला कोयटा की टीम जो है वो जिसे कहते हैं पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, तो वही वाला हिसाब है। गुज़िश्ता सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आज मुकाबला होगा नसीम शाह का मोहम्मद रिजवान से, क्योंकि नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रिजवान मुल्तान सुल्तान्स की, तो मैं समझता हूँ एक टफ मैच होगा। सरफराज का भी तो रिजवान से होगा मुकाबला, और सरफराज जो है वो रिजवान, लेकिन एक इंटरव्यू में वो कहते हैं रिजवान के मैंने कहा था सरफराज को खिलाए टेस्ट मैच, लेकिन मुकाबला होगा, रन्स कौन करेगा, कप्तानी का भी मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ रिजवान कप्तान है, दूसरी तरफ सरफराज कप्तान है, तो अब देखते हैं कि फतह किसके कदम चूमती है। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और हमारे साथ तजिया के लिए आप तशरीफ लाए। मिर्जा इकबाल बेग साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे कल के मैच को लेकर। इट वाज एन इंटरेस्टिंग मैच एंड आई थिंक अगर ऐसे ही मैचेस होते रहे तो जैसे कि उन्होंने कहा कि सनसनीखेजी नुक्ता अरूज पे पहुंच जाएगी और दुनिया भर में अब भी वैसे आई कॉल इट मदर ऑफ ऑल लीग्स जिस तरह के मैचेस होते हैं, एंड क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर्स मेनली, जितने अच्छे बॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं 22वीं नेशनल विमेन नेटबॉल चैंपियनशिप के हवाले से पाकिस्तान वापडा ने ये चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने सिंध को 6-16 से शिकस्त दी और फाइनल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान आर्मी को 15-18 पॉइंट से हराया, 15 के मुकाबले में 18 पॉइंट से। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान वापडा की कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, इनफैक्ट हमारे साथ निशा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जो कि कप्तान हैं कौमी नेटबॉल की भी, और उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस टूर्नामेंट के बारे में हमें क्या बता पाएंगे। निशा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये टूर्नामेंट कैसा रहा आपके लिए, कामयाबी कैसे मुमकिन हुई, ओवरऑल कैसा जर्नी था ये? जी, हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई है, इसके लिए हमने 1 महीने का कैंप लिया था। पाकिस्तान वापडा को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। 1 महीने का कैंप लिया था। 1 महीने के कैंप के बाद हम आए थे पूरी तैयारी के साथ और फिर सेमीफाइनल हमारा पाकिस्तान आर्मी से पड़ा था। आर्मी को फिर शिकस्त देने के बाद फाइनल हमने सिंध से जीता है। सो ओवरऑल हमने बहुत मेहनत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत गए। अच्छा निशा, ये बताइएगा ऑब्वियसली नेटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक टीम है, आप उसको रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, मुख्तलिफ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी करी है। इस गेम को या स्पोर्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है, और उसके बाद फिर हम आपसे आपके शौक के हवाले से भी पूछेंगे कि आपको किसको देखकर शौक हुआ ये नेटबॉल खेलने का। अच्छा, बेसिकली नेटबॉल एक ऐसी गेम है जिसके प्रॉपर इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ नेटबॉल ही ऐसी गेम है जो सिर्फ वुमेंस को प्रमोट करती है एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स। सो नेटबॉल अभी पाकिस्तान में इतनी रिकग्नाइज्ड नहीं है। मैं चाहती हूँ कि रिकग्नाइज्ड हो ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे आएँ और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने आप को प्रमोट करें और खेलें। ठीक है। नेटबॉल बेसिकली बास्केटबॉल से मिलती जुलती गेम है और इसकी नेशनल्स वगैरह प्रॉपर होती हैं और सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड हैं। सो पाकिस्तान में इतना रिकग्नाइज नहीं है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हमें चाहिए मीडिया को। हाँ, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जी। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गेम बहुत ज़्यादा खेली जाती है और ज़्यादातर लड़कियां बहुत पसंद करती हैं नेटबॉल। अगला सवाल मेरा यही है कि क्या लड़कियों के लिए भी खेलना आसान है, क्योंकि यूजुअली ऐसी गेम्स के लिए वी हैव सीन कि आपको बड़ी अच्छी हाइट चाहिए होती है, हाइटेड प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और खवातीन की चूंकि एक नॉर्मल या एवरेज होती है, तो क्या आप लोगों के लिए जो उसको मैं गोल पोस्ट ही कहूँ या क्या कहूँ, उसकी हाइट कम रखी जाती है? कैसे खवातीन कैसे खेलती हैं इसको? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नेटबॉल में डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। 7 खिलाड़ी खेलते हैं प्लेइंग सेट में। सो उसके लिए डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट हाइट के लोग भी चाहिए होते हैं। कुछ के लिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ के लिए हाइट ज़रूरी होती है। जैसे शूटर्स हैं उनकी हाइट मैटर करती है, और जैसे सेंटर जो खेलता है, विंग डिफेंस वगैरह जो खेलते हैं, उनका हाइट का इतना इशू नहीं होता। सो कोई भी खेल सकता है जो खेलना चाहता हो नेटबॉल। और बैनुल अक़वामी सतह पे हम अगर
किसी मुकाबले के अंदर जाएं, बल्कि पहले हमें बताइए क्या हम गए हैं, चूंकि हमारे लिए तो इंट्रोडक्शन आपकी सूरत में हो रहा है इस गेम के साथ और हमारे नाजरीन के साथ भी। कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या हमारी टीम, फीमेल्स टीम जो है वो इस वक्त उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो किसी बैनुल-अक़वामी अच्छे मुकाबले में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके और जीत सके? जी देखिए, पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन इस पे काम तो बहुत ज़्यादा कर रही है। वो चाहती हैं कि लड़कियां आए और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को मेडल दिलाएं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मतलब ऐसे कोई कोचेज़ हमें है नहीं हमारे पास जो हमें इंटरनेशनल लेवल तक के लिए सही से रेडी करें और हम कोई मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए। जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, हर इवेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन विक्ट्री स्टैंड अभी हम रिसेंटली सिंगापुर गए थे सीरीज़ खेलने के लिए। सो हम सीरीज़ जीत के आए थे। आई वॉज टीम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम मज़ीद मेहनत करें और हमें अच्छे कोचेस प्रोवाइड करें और अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, अच्छे ग्राउंड्स प्रोवाइड करें, तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अनिशा, ये बताइएगा आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर प्रैक्टिस कहाँ पर करती हैं? ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि कोचेस वगैरह जो भी फेडरेशन कर सकती है वो तो वो करती है, लेकिन आप अपने तौर पे भी अगर प्रैक्टिस करते हो या आप लोग कहीं पे ट्रेनिंग करते हो तो किस तरह से करते हो? कौन सी जगह है? आपको कोई फेडरेशन की जानिब से कोई ग्राउंड या कोई इस तरह का कोड दिया गया है? जी बेसिकली मैं तो हूँ हुंजा की गिलगित बल्तिस्तान की हूँ, लेकिन मैं रहती कराची में हूँ। पढ़ाई के लिए मैं कराची शिफ्ट हो गई थी। वहाँ से फिर मैंने नेटबॉल खेलना शुरू किया था। वहाँ पर सिर्फ नेटबॉल की एक ही एकेडमी, एलीट एकेडमी, और वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया था। वहाँ पे हमारे पास कोई ख़ास ग्राउंड भी नहीं है, बस थोड़ा सा टूटा फूटा ग्राउंड है, हम उसमें अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। प्रॉपर ग्राउंड है नहीं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई भी खेल होता है अगर उसको स्कूल लेवल से खिलाया जाए या बच्चों को उसको ट्रेन किया जाए बच्चों को, तो बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। आपका जो कि ताल्लुक हुंजा से है और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के जितने भी लोग हैं यूजुअली माशाल्लाह दे आर वेरी स्किल्ड, चाहे कोई भी टैलेंट हो जाए, और स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत ही कमाल है। हमारी अक्सर मुलाकात हमारे प्रोग्राम के थ्रू होती रहती है। तो आपके ख्याल में किस हद तक ये ज़रूरी है नेटबॉल को अगर निशा हम स्कूल्स के अंदर ले आएँ और बच्चियों को या बच्चों को ट्रेन करें, इसके लिए आप कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं बात हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान की या गज़र की करूं तो वहाँ पे तो प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बेसिकली नेटबॉल का यहाँ कराची आके ही पता चला था, इससे पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा, अगर हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियों के लिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग से स्कूल लेवल से हो तो फिर हुंजा की लड़कियां या पाकिस्तान की लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। कराची में तो है, हर स्कूल में नेटबॉल खेली जाती है, हर यूनिवर्सिटी में नेटबॉल खेली जाती है। ज़बरदस्त, यानी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा निशा, ये बताया आपके अलावा भी टीम मेंबर्स में कौन कौन ऐसी लड़कियां हैं जो आपको लगता है कि मैच विनिंग प्लेयर्स हैं आपकी टीम की और बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर, अगर उनको भी मज़ीद ट्रेनिंग या कोच अच्छे मिलें तो वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकती हैं? आप वापडा टीम की बात कर रही हैं या गिलगित टीम की बात कर रही हैं? आप जिनके नाम लेना चाहें, आपको लगता है कि ओवरऑल बहुत अच्छी प्लेयर्स आपकी नज़र में कि ये बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं, खेल रही हैं? ओवरऑल हमारी नेटबॉल टीम तो माशाल्लाह वापडा में हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। नेशनल्स के लिए हम फुल प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। एक महीना हमारा बहुत ज़बरदस्त कैम्प होता है, सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। हम लोग आके compete कर सकते हैं, जैसे आर्मी, सिंध और भी दूसरी जो टीमें, टफ टीमें जो प्रैक्टिस करके आती हैं उनको हम फिर compete कर लेते हैं। लेकिन बात अगर मैं AJK, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों की करूं तो फिर वो सारी टीमें विदाउट प्रैक्टिस आती है। उनको एक हफ्ते शायद पहले बताया जाता है। मेरी अभी नेशनल्स में बात हो रही थी AJK की लड़कियों से और गिलगित की लड़कियों से कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, उनको कैंप नहीं मिलते, तो वो ऐसे ही नेशनल्स में जस्ट आके पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि उनमें पोटेंशियल बहुत है, वो अगर उनको ट्रेन किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो बहुत अच्छा खेल सकती है। वापडा और आर्मी डिपार्टमेंट्स की टीम तो मौजूद है, टीम बन नाम ले रही हैं आर्मी का, वापडा का, ये डिपार्टमेंट्स तो इनके तो कोटे भी होते हैं, इनके अंदर प्लेयर्स भी होते हैं, ये स्पेंड भी करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत देते हैं समहाउ। लेकिन इसके अंदर जो दीगर कॉर्पोरेट साइड है वो इन्वॉल्व नहीं है इन खेलों के अंदर, और हम इस बात पे अक्सर जोर देते हैं कि जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बड़े एंटरप्राइजेज हैं, उनको आगे आना चाहिए इन खेलों के साथ। एक टीम को अपनी कैपेसिटी में ओन करना चाहिए। जैसे कि हम PSL की बात कर लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल, और बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास है। तो आप इसकी कितनी ज़रूरत समझती हैं निशा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, स्पॉन्सरशिप्स देनी चाहिए ऐसी गेम्स को, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर प्राइवेट सेक्टर्स या दूसरी कंपनीज वगैरह क्रिकेट के अलावा ऐसी गेम्स को प्रमोट करें तो फिर, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़के हैं, इनको प्रमोट करें तो फिर इनका फ़ायदा हो सकता है। जैसे नेटबॉल में
बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में बेनिफिट ले रही हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नेटबॉल के वजह से उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर ऐसी गेम्स को प्रमोट किया जाए तो फिर उनका फ़ायदा हो सकता है। डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच निशा, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस वंस इस चैंपियनशिप में जीतने के लिए। निशा सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी जी, नेटबॉल की टीम की कैप्टन भी हैं और बड़े अच्छी कह रही हैं कि इनकी टीम के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो ये बेहतर अंदाज में आगे एक्सेल कर सकती हैं। और लोगों को पता होना चाहिए कि नेटबॉल भी एक स्पोर्ट है और उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।